जोहार साथियों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग झारखंड वासियों के क्या हैं गंभीर मुद्दे, उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और सबके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा गंभीर मुद्दा है स्थानीयता का। साथियों, झारखंड के अलग हुए 25 साल होने को लगभग हैं, लेकिन आज तक झारखंड का स्थानीय कौन है, ये परिभाषित नहीं किया जा सका, जो कि बहुत शर्म की बात है। आज तक झारखंड में बीजेपी की सरकार रही, जेएमएम की सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकार ने झारखंड में यहाँ की स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए कोई गंभीर पहल नहीं की, और जब कुछ पहल भी की तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए। तो झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित कैसे करना चाहिए और स्थानीयता क्यों जरूरी है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्थानीयता अगर परिभाषित नहीं हो सकेगा तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा रोजगार पे, क्योंकि अगर हम रोजगार के लिए कोई भी नियमावली बनती है तो उनमें अन्य राज्यों के लिए और अपने राज्य के लिए अलग अलग रिजर्वेशन सीटें होती है। उनमें स्थानांतरण नहीं होने के कारण झारखंड के बच्चों को काफी हानि उठानी पड़ती है। बहुत से सीटों पे बाहरी राज्य के लोगों का कब्जा हो जाता है। इसलिए झारखंड में कम से कम 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का लागू करना बहुत जरूरी है, और इसके पक्षधर जेएमएम है। लेकिन जेएमएम पार्टी भी सरकार बनने के बाद इस मुद्दे को पूरी तरह भूल चुकी है। अभी 28 प्लस यहाँ के जो विधायक हैं और नेता मंत्री हैं वो आदिवासी और स्थानीय हैं, फिर भी ये इस गंभीर मुद्दे को यहाँ की सरकार भूल गई है। और अभी इस 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को अगर सरकार लागू नहीं कर पाई तो जिंदगी में कभी लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें और कभी मिलना भी मुश्किल नजर आता है। तो रोजगार का सीधा संबंध स्थानीयता से है, और इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार ठीक से नहीं मिल पाता है, चाहे यहाँ की जो सरकारी नौकरियां हो चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो। सरकारी नौकरी में 60-40 की नीति चल रही है। 60% झारखंड के लोगों का और 40% बाहरी राज्य के लोगों का। सोचिए, इतना डिफरेंस है। वही बिहार में जाइएगा तो सिर्फ 90-10 का चलता है। 90% बिहार के और 10% बाहर राज्य के। तो वही नीति झारखंड में भी होनी चाहिए थी, लेकिन झारखंड के नेता इतने कमजोर हैं कि आज तक वो अपनी नीति नहीं बना पाए हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि झारखंड के नेता जो हैं वो बेवकूफ तो हैं ही, साथ में जो झारखंड के आईएएस अधिकारी हैं वो सभी बाहरी हैं, और वो जैसा नियमावली बनाते हैं उन्हीं पे यहाँ के नेता फॉलो करते हैं। उनके पास तो अपना कोई दिमाग है नहीं। तो जो आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वही झारखंड को चला रहे हैं, और वो जैसा कहते हैं हमारे नेता वैसे ही करते हैं। और बाहरी अधिकारी होने के कारण वो कभी नहीं चाहते कि झारखंड डेवलप हो, क्योंकि झारखंड डेवलप अगर हो जाएगा तो यहाँ के लोग समृद्ध हो जाएंगे, और यहाँ के जो राज्य के वासी हैं अन्य राज्यों की तुलना में काफी समृद्ध हो जाएंगे, जो कि यहाँ का इस अधिकारी नहीं चाहते। और आपको तो पता ही है झारखंड में संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जहां से संसाधन मिलते हैं, जहां पे 40% खनिज झारखंड से अकेला उत्पादन होता है, वैसे राज्यों को सभी चाहते हैं कि वो गरीब रहे, ताकि आसानी से वहां से संसाधन का दोहन किया जा सके, कोयला को वहां से लूटा जा सके, अभ्रक लूटा जा सके, बॉक्साइट लूटा जा सके।
यूरेनियम लूटा जा सके, इतने इतने संसाधन है, लोहा लूटा जा सके, लेकिन भी यहाँ के लोग गरीब का गरीब रहे और रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करे। यहाँ के जो प्राइवेट कंपनियां हैं, टाटा की जो कंपनियां हैं, टाटा टिस्को, चाहे वो टाटा कमिंस हो, सारे कंपनियों में बाहरियों का कब्जा है और वो बाहरी लोग नहीं चाहते कि यहाँ के स्थानीय लोग को रोजगार मिल सके। झारखंड सरकार ने एक पहल की थी कि 75% स्थानीय को प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसे भी हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। और रोजगार के नाम पे अभी झारखंड में जो खेल चल रहा है, वो खेल चल रहा है आउटसोर्सिंग कंपनियों का, ठेका प्रथा। साथियों, झारखंड के भी जितने भी काम चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, सारे विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनियों को लगाया गया है और वो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती है। वो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय रखती है और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वो एम्प्लॉय को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और काफी कम सैलरी पे उसे काम लेती है। और बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ के जो मजदूर हैं वो 8,000 में, 10,000 में काम करने को विवश हैं और ये कंपनियां को अच्छी तरह काम निकालवाना आता है और वो निकाल भी रही है। साथियों, तो झारखंड में चल रहा है आउटसोर्सिंग कंपनियों का खेला। तो झारखंड में ऐसा हाल चल रहा है, लेकिन भी यहाँ की सरकार सोई हुई है। अगला जो मुख्य मुद्दा है साथियों, वो है पेसा एक्ट। साथियों, पेसा एक्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि पेसा एक्ट लागू होने से स्थानीय स्वशासन को बल मिलता, यहाँ के ग्राम सभा को काफी अधिकार मिल जाते और जिससे कि यहाँ के स्थानीय संसाधन में, स्थानीय चीजों में ग्रामीणों का अधिकार होता। इससे ग्रामीणों को काफी फायदा होता, बाहरियों का हस्तक्षेप उसमें ना के बराबर होता। तो पैसा के एक्ट लागू करना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है। जैसा कि आपको हमने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सब आउटसोर्सिंग कंपनियों का खेला चल रहा है। इसके रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम सैलरी पे, 8,000, 10,000 की सैलरी पे एम्प्लॉय को खटाया जा रहा है। अगला जो मुद्दा है यहाँ के आदिवासियों के लिए, वो है सरना कोड। साथियों, झारखंड में आदिवासी जनजाति काफी बड़ी पैमाने पर निवास करती है। इसमें से एक वर्ग जो है वो सरना धर्म मानता है, लेकिन आज तक सरना धर्म कोड लागू नहीं किया जा सका। आज तक वे अपने आप को अदर की श्रेणी में, अन्य श्रेणी में रखते हैं, जो कि काफी शर्म की बात है। झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आज तक सरना कोड के लिए पहल नहीं की गई, और पहल की भी गई तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए और वोट के लिए। तो सर, सरना कोड का लागू होना भी झारखंड में काफी जरूरी है। और एक मुद्दा है CNT SPT एक्ट का मुद्दा। साथियों, ये मुद्दा भी काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि CNT SPT एक्ट, CNT 1908 में और SPT 1949 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और यह सिर्फ इसलिए, एक कानून इसलिए बनाया गया था ताकि आदिवासियों को जमीन को संरक्षित या सुरक्षा दिया जा सके, क्योंकि आदिवासी बड़े भोले भाले होते हैं और उनकी जमीन को कोई भी आसानी से हड़प लेता था। तो ऐसे में उनके लिए कानून बनाना बहुत जरूरी था ताकि इनका जमीन कोई भी हड़प ना सके। लेकिन आज देखिएगा कि आदिवासियों की जो जमीन है, जो CNT SPT एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उन जमीनों में भी आसानी से बाहरी लोग कब्जा कर ले रहे हैं। चाहे रांची में देखे, चाहे जमशेदपुर में, चाहे बोकारो में, आज बहुत सारे CNT और SPT जमीनों में बाहरियों का कब्जा है। लेकिन इस मुद्दे पर भी
यहाँ की सरकार सोई बैठी है। उन्हें और सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। तो ऐसे बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं साथियों झारखंड में, और उन मुद्दों को सबको जानना बहुत जरूरी है और सरकार से सवाल करना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम लोग इस सरकार की आंखें खोल पाएंगे। नहीं तो अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये सरकार अपनी मनमानी करेगी और आपके हक अधिकार से आपको वंचित कर देगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग बेसहारा, असहाय और आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है साथियों, इन मुद्दों को प्रखरता से सरकार के सामने रखिए। इसके बारे में वाद विवाद कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए और उसी के आधार पर अच्छी सरकार को वोट दीजिए। अभी 1932 के पक्षधर हैं JLKM पार्टी। साथियों, इस पार्टी का एकमात्र विधायक है जयराम महतो। वो अपनी बातों को काफी प्रखरता से लोगों के सामने रखते हैं। विधानसभा में भी वो मुद्दों को बहुत ही प्रखरता से उठाते हैं। ऐसे ही कर्मठ नेता की झारखंड को जरूरत है। अगर जयराम महतो जैसा अगर 10 नेता भी होते तो आज झारखंड की स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। बाकी जो नेता हैं उनको झारखंड के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है साथियों, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन आप लोग इन मुद्दों को गंभीरता से लीजिए और सरकार से सवाल कीजिए। धन्यवाद। जय झारखंड।